अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 78। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आपने ठीक तरह नाश्ता नहीं किया। अगर किसी और चीज़ की ख्वाहिश हो तो बता दें, कुक किचन में मौजूद है। मैं इससे आपकी पसंद का नाश्ता बनवा दूँगा। इसकी रात खासे इज़्तिराब में गुजरी थी। एक तरफ अपने घर वालों की फिक्र थी तो दूसरी तरफ आलम शाह को इसके मुलाजिम सरमद समेत गिरफ्तार देखकर तबीयत बेचैन हो गई थी। खबरों में जिस तरह इन पर कातिल, दहशतगर्द और जासूस होने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। वो किन हालात के तहत इस चक्कर में फंस गए थे ये तो वो नहीं जानता था, लेकिन इतना यकीन ज़रूर था कि वो बेकसूर थे और इन्हें इस मामले में फंसाया गया था। रात को ज़रा ज़्यादा डटकर खा लिया था, इसलिए इस वक्त कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं। इसने नाश्ते की भरी हुई मेज़ पर से सिर्फ एक स्लाइस और चाय का कप अपने हलक से नीचे उतारा और अब काले खान को इसकी कम खुराकी की तावील पेश कर रहा था। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए जूस ले आऊँगा। मैडम ने आपके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की है। जल्दी रिकवरी के लिए आपका अच्छी ग़िज़ा लेना ज़रूरी है। मैडम कहाँ है? वो नाश्ते के लिए नहीं आई? काले खान की बात सुनकर बेसाख्ता ही इससे पूछ बैठा। मैडम की अपनी रूटीन है, वो इसी के हिसाब से चलती, इसलिए इनके हर खाने पर आपको कंपनी देना मुमकिन नहीं है। काले खान के स्पाट लेजे में दिए गए जवाब पर वो झींप सा गया। बाकी इतनी बड़ी हीरोइन के पास इतना वक्त कहाँ था कि वो रात दिन इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ इंजाम देती रहे। मैडम ने मुझे आपका ख्याल रखने की खुसूसी ताकीद की है। आई होप कि आप बिना झिझक मुझे अपनी हर ज़रूरत से आगाह करते रहेंगे। इसका झींपना महसूस करके काले खान ने गोया इसकी दिलजोई की कोशिश की। जी बिल्कुल, इसने मुख्तसर जवाब देते हुए कुर्सी छोड़ दी। मेरी मिश्रा से बात हो गई थी, वो 5-10 मिनट में पहुँचता ही होगा। आप इस दौरान दवाई वगैरह ले लें। मिश्रा के आते ही इसे सीधा आपके कमरे में ले आऊँगा। ओके। इसने काले खान की दी गई इत्तला पर सर हिलाया और अपने लिए मखसूस कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के मुकाबले में इस वक्त घर में चहल पहल नजर आ रही थी। इसने 2 मुलाजमाओं को घर की सफाई सुथराई करते अपनी आंखों से देखा, जबकि किचन में कुक की मौजूदगी की इत्तला खुद काले खान ने दी थी। कमरे में आकर इसने साधु की दी हुई दवा खाई। तल्ख जायके वाले इस दवा के जादुई असर का वो कायल हो चुका था। बेहद ज़ख्मी हालत के बावजूद बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था और अब तो ज़ख्मों पर मरहम का लेप करने की भी ज़रूरत नहीं रही थी। दवा खाने के बाद वो यूं ही चहलकदमी करता हुआ खिड़की की तरफ चला गया और पर्दा हटाकर बाहर झांका। खिड़की से लॉन के खूबसूरत मंजर के साथ साथ मेन गेट भी दिखाई दे रहा था। लॉन में माली एक छोटे लड़के को साथ लगाए तनदही से मसरूफ़ था। लड़का पौधों को पानी दे रहा था, जबकि माली इनकी काट छांट में मसरूफ़ था। गार्ड्स भी अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ थे। वो पर्दा छोड़कर अपनी जगह आ बैठा। अजीब गैर यकीनी हालात थे और वो उलझन में मुब्तला कहीं भी दिल लगाने से कासिर था। मेरी तलाश में नाकामी के बाद सोनिया का अगला कदम क्या होगा, इसने खुद से वो सवाल किया, जिसके जवाब में दिलो दिमाग में बहुत से अंदेशे सर उठाने लगे। इंटरकॉम की बेल ने इसे इन अंदेशों पर ज़्यादा देर सोचने की मोहलत नहीं दी। मिश्रा आ गया है जनाब, क्या मैं इसे आपके कमरे में ले आऊँ? वो काले खान था और इससे इजाज़त तलब कर रहा था। बिल्कुल ले आओ, मैं इसी का मुंतज़िर हूँ, इसने बेकरारी से जवाब दिया। कुछ ही लम्हों बाद काले खान एक तकरीबन 5.5 फीट के दुबले पतले लड़के के साथ इस कमरे में मौजूद था। लड़के का रंग सांवला था और सर के बड़े हुए बाल घुंघराले होने के बायस गुच्छों की शक्ल में दिखाई दे रहे थे। इसने अपने मोटे शीशों के ऐनक के पीछे से इस पर एक सरसरी नज़र डाली और बगल में दबाव बड़ा सा स्या बैग बिस्तर पर रखकर इसे खोलने लगा। कॉल किस नंबर पर करना है? बैग से लैपटॉप और कुछ दीगर मुतल्लिका चीज़ें बरामद करके इन्हें तरतीब देते हुए बतौर ख़ास किसी को मुखातिब करते हुए सवाल किया। जवाब में माजने से फूफो के घर का नंबर बता दिया और ज़रा इस तरह से पूछा, ये कॉल ट्रेस तो नहीं होगी ना? कॉल ट्रेस ना हो इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए इसने संजीदगी से जवाब दिया। क्या हम इस कॉल के लिए वॉइस चेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कॉल को गैर मशकूक रखने के लिए इसके ज़हन में एक लाहे अमल तय कर लिया था, इसलिए इसने पूछा। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा बंदोबस्त है कि सुनील शेट्टी बोले तो सुनने वाले को शिल्पा शेट्टी की आवाज़ सुनाई दे। वो बहुत पुरएतमाद था। बस मुझे यही चाहिए। मैं लड़की की आवाज़ में बात करना चाहूँगा। वो पुरजोश हुआ। हो जाएगी, इसने इत्मीनान से कहा और अपने काम में मसरूफ़ रहा। इसकी लंबी उंगलियां जिस तेज़ी से मुसलसल कीबोर्ड पर मुतहर्रिक थी, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसे अपने काम में मुहारत हासिल है और यही मुहारत एतमाद बनकर इसके रवैये से झलक रही थी। अगर आप रेडी हैं तो मैं कॉल मिलाऊँ? कुछ देर की मसरूफियत के बाद इसने माज की तरफ ज़रा सा रुख फेर कर इससे दरियाफ्त किया। मैं रेडी हूँ। जवाब देते हुए इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। एक तरफ इतने दिनों बाद अपनों से बात करने की खुशी थी तो दूसरी तरफ यह खौफ के जाने वहाँ क्या सुनने को मिल जाए। बेल जा रही है, आप बात कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बाहर ही मौजूद हूँ, आप मुझे बुला लीजिएगा। नंबर मिल जाने पर वो इसे कहता हुआ बाहर निकल गया। काले खान भी इसके पीछे था। इनके इस तर्ज अमल पर माजरी दिल में इनका शुक्रिया अदा किया।
तन्हाई में वो ज़्यादा बेहतर तौर पर और खुलकर गुफ्तगू कर सकता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। कॉल रिसीव करने वाली सोबिया थी। इसकी आवाज़ सुनकर इसने अपने दिल को अजीब सी कैफियत में महसूस किया। अपनी इस खूबरू और काबिल फूफीजाद कज़न से इसकी खासी जहनी हम आहंगी थी। बाकी घर वाले भी इसे पसंद करते थे और इसे इसके मुस्तकबिल की साथी की हैसियत से देखते थे। तहम खुद इसने इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं किया था। हेलो, कौन बात कर रहा है? लाइन पर खामोशी पाकर सोबे ने उलझे हुए लहजे में सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मैं अनम। इसने खुद को संभाला और हलक में फंसी हुई आवाज़ को बरामद करके टूटे फूटे अल्फाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया। अनम बोल रही हो कराची से? सोबे ने इस्तफसार किया। जी। इसने यक लफ्ज़ी तस्दीक की। अनम अलीना की सबसे करीबी सहेली थी और इससे घर वालों के साथ साथ तमाम करीबी रिश्तेदार भी वाकिफ़ थे। कैसी हो अनम? बड़े अरसे बाद कॉल की। सोबे के अल्फाज से जाहिर था कि अनम लाहौर में भी किसी हद तक अलीना से रब्ता रखे हुई थी। जी, ज़रा मसरूफियत थी। आप सुनाए, सब कैसे हैं? अलीना से बात हो जाएगी। वो अब रवां हो गया तो यकीन होने के बाद कि सोबिया को इसकी आवाज़ लड़की की आवाज़ ही महसूस हो रही है, ज़्यादा एतमाद से बात कर रहा था। अलीना तो नहीं अनम। जवाब देते हुए सोबिया के लहजे में कुछ अजीब सी बात थी। मास का माथा ठनका, लेकिन लहजे को नॉर्मल रखते हुए आहिस्ता से पूछा। अलीना नहीं तो मेरी अंकल से ही बात करवा दें, मैं इन्हीं से सलाम दुआ कर लूँगी। वो भी नहीं है। इनफैक्ट वो दोनों एक साथ ही गायब हैं। क्या मतलब गायब हैं? सब ठीक तो है ना सोबिया आप ही? इस बार सोबिया के अल्फाज भी चुका देने वाले थे। इसने बमुश्किल अनम का किरदार निभाते हुए बेचैनी से दरियाफ्त किया। वाज़े तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता अनम। मामूर अलीना बगैर इत्तला दिए अचानक ही कहीं चले गए हैं। हमने तमाम रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से इनके बारे में मालूम किया है, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। मैं और सारे घर वाले इनके लिए बहुत परेशान हैं। सोबे की दी इत्तला ने इसके हाथ पैरों से जान निकाल ली। क्या मतलब कहीं चले गए हैं? वो ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? कहीं तो ऐसा तो नहीं कि जो लोग इतने दिनों से इन्हें तंग कर रहे थे उन्होंने इन्हें गायब कर दिया है? इस वक्त इसे इतना होश नहीं था कि अपने लहजे की तेज़ी को काबू में रख सकते। इसे तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है अनम। मैंने और भाई ने बहुत ठंडे दिमाग से इस मामले को देखा है। गायब होने से पहले वो दोनों कुछ चुपचाप और किसी सोच में गुम दिखाई देते थे। बाद में तलाशी लेने पर हमने इनके शनाख्ती कागजात और कुछ ज़ाती इस्तेमाल की छोटी मोटी अशिया को भी गैर मौजूद पाया। सबसे अहम बात यह कि साद भी इसी तारीख से अपने हौसले से गायब है और इसके मामले में भी ज़बरदस्ती के कोई आसार नहीं पाए गए। इसके लहजे की तेज़ी के बावजूद सोबी ने बड़े रसान से जवाब दिया, मगर वो लोग ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं आप ही? इनके पास कोई ठिकाना नहीं था। जब भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोगों के पास आ गए थे। इसने किसी हद तक खुद पर काबू पाया और लहजे को धीमा करते बाज़ुबान अनम अपनी उलझन को बयान किया। इस सवाल का तो हमारे पास कोई भी ठोस जवाब नहीं है। बस एक ख्याल सा आता है कि शायद माज ने इनसे कोई रब्ता किया हो और वो इसके कहने पर खामोशी से यहाँ से चले गए हों। माज भाई कैसे रब्ता कर सकते हैं? लीना ने बताया था कि वो किसी की कैद में है। इसने सोबे के ख्याल को रद्द किया। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन बस एक इम्कान सा जहन में आया था। हो सकता है माज के बजाय किसी और हमदर्द ने इनकी मदद की हो। होने को तो ये भी हो सकता है कि वो सब इस वक्त दुश्मन की कैद में हो और माज भाई को ब्लैकमेल करने के लिए इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो। जिन हालात में अपने घर वालों के ख़ियाब की इतला सुन रहा था वो इसके लिए बहुत तशवीशनाक थी। इसलिए सुबह की करायास आराइयों पर चिड़सा गया। ऐसा नहीं हो सकता नम, वो लोग तो खुद इन्हें तलाश कर रहे हैं। इन लोगों के ख़ियाब की अगली ही रात हम सब घर वालों को हमारे घर में यरगमाल बनाकर हमसे इनके बारे में पूछ-गुछ की गई थी और अब भी हम महसूस करते हैं कि घर से बाहर हमारी मुसलसल निगरानी की जा रही है। वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसे सूबे के अचानक ही बुझ जाने वाले लहजे में ज़्यादा तकलीफ़ दी है या इस खबर ने जो इसने भी सुनाई थी। क्या इन लोगों ने आप लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था? सवाल करते इसकी आवाज़ काँप सी गई। जब पूछ-गुछ करने वाले अपने मतलब की जवाब ना हासिल कर सकते तो उनका अगला कदम तशद्दुद ही होता है। सोबिया के जवाब ने इसकी तकलीफ़ में इजाफा किया। आई एम सॉरी बेसाख्ती इसके लबों से फिसला। इट्स ओके। कुछ लोग इतने अजीज़ होते हैं कि इनके लिए तकलीफ़ उठाना भी बुरा नहीं लगता। तुम्हें एक बात बताऊं, कल रात मैंने माज को ख्वाब में देखा। वो किसी हरी भरी जगह पर चहलकदमी कर रहा था और इसे देखकर यूँ लग रहा था कि वो कोई बड़ी बीमारी झेलकर सेहतियाब हुआ है। बस मेरे दिल को एक इत्मीनान सा हो गया। मुझे यकीन है कि वो ठीक है तो बाकी सब कुछ भी ठीक होगा इंशाअल्लाह, और जो नहीं एक दिन ठीक हो जाएगा। सोबिया के अल्फाज इसे सुन कर गए। इसका विजदान इसे हमेशा इसके बारे में सही खबर देता था। खैर तुम मुतमिन रहो, हमने अलीना मामू और साद के ग़ैब की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी है और ख़ुद भी इनकी तलाश के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तुम बस अपनी दुआओं में सबको याद रखना। इसकी तरफ से खामोशी पाकर सोबिया अपने मखसूस नरम लहजे में इससे मुखातिब हुई। वो लोग किस तारीख से गायब हैं? ये एक ऐसा तकनीकी सवाल था जिसे बहुत देर में करने का ख्याल आया था।
जवाब में से सोबे ने जो तारीख बताई, इसे सुनकर वह गहरी सांस लेकर रह गया। ये इससे एक दिन पहले की तारीख थी जब वो सोने के कब्जे से निकलकर साधु की कुटिया में पहुंचा था। यानी वो लोग वाकई किसी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में गायब नहीं किए गए थे और सोबे के अंदाजे के मुताबिक अपनी मर्जी से कहीं गए थे। अच्छा भी इजाज़त दीजिए आप ही, मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है। उम्मीद है आप मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना होगा। इसे अंदाज़ा था कि वो इस गुफ्तगू में कुछ मुकामात पर तल्ख हो गया था और ये तल्खी अलीना की दोस्त की हैसियत से बात करते हुए जचती नहीं, इसलिए कॉल ख़त्म करने से पहले सोबे से मुआवज़त चाही। इट्स ओके अनम, मैंने किसी बात का बुरा नहीं माना। मुझे तुम्हारी अपनायत ने खुशी दी है। इंसान अपनों ही से इस अंदाज में बात करता है। सोबे का लहजा कुछ मानी खेज था। थैंक यू आपी, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। वो बखूबी अनम का किरदार निभा रहा था। बुरा ही नहीं माना तो सॉरी किस बात की? सोबे धीरे से हंसी फिर पुकारने वाले अंदाज में बोली, अच्छा बात सुनो, हो सके तो कॉल करती है ना, क्या पता किसी दिन हम एक दूसरे को कोई अच्छी खबर सुना सके। मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ सब मामूल पर है और तुम मुझे इत्तला दो कि तुम्हारी सारी मजबूरियाँ ख़त्म हो गई हैं और हम जल्द तुमसे मुलाकात कर सकेंगे। सोबे के अल्फाज और लहजे की जज्बातियत ने एक पल के लिए सांस लेना भुला दिया। वो इसी लबो लहजे में अनम से तो बात नहीं कर सकती थी। क्या इसने जान लिया है कि ये मैं हूँ? इसने खुद से पूछा, हेलो अनम, क्या तुम लाइन पर हो? इसकी खामोशी पर सोबे ने बेचैन होकर पूछा, जी, लेकिन अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा आपको कॉल कर सकूँ। खोए लहजे में सोबे को जवाब देकर इसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और ख़ुद सर थाम कर बैठ गया। इन पेचीदा हालात के मुताबिक कोई लाहे अमल तय करना आसान नहीं था। शीशे के अलग अलग चैम्बर्स में मुक़य्यद वो एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। इन दोनों के दरमियान मालिक और नौकर का रिश्ता था, लेकिन इस वक्त न तो मालिक नौकर को कोई सहूलत देने की पोजीशन में था और ना ही नौकर मालिक के लिए कोई खिदमत बजा ला सकता था। ये सिलेंडरनुमा चैम्बर्स इतने मुख्तसर थे कि इनमें खड़े होने के सिवा महज अकड़ू होकर बैठ सकते थे। कई घंटों तक खड़े रहने के बायस बुरी तरह दुख जाने वाले पैरों को इसी पोजीशन में बैठकर आराम देने की कोशिश कारगर साबित नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें मजबूरन एक बार फिर खड़ा होना पड़ा। और अब वो कमरे के वाहिद दरवाजे को गाहे बगाहे देखते मुंतजिर थे कि सयाद आए तो बात कुछ आगे चले, या तो एक दूसरे से भी बात करने से कासिर थे कि शीशे के इन चैम्बर से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। अगर इन लोगों ने हमारी गिरफ्तारी की खबर मीडिया पर दे दी गई तो बात पाकिस्तान तक चली गई होगी। वहाँ अम्मा अब्बा, बाबा साईं और दूसरे सब लोग बहुत परेशान होंगे। शीशे की दीवार से टेक लगाकर इसने जिस्म का सारा बोझ दाई टांग पर मुंतकिल करते बाई टांग को उठाकर शीशे पर टिकाया और कई बार की सोची एक बात एक बार फिर सोची। हकीकतन इस तरह खड़े हुए इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया था कि अपनी ही बोझ उठाना मुश्किल हो गया था। अगर वह गिरने की गुंजाइश होती तो वो लोग अब तक शायद ढेर हो चुके होते। बाबा से यकीनन आला हुकाम से रब्ता कर रहे होंगे। मालूम नहीं पाकिस्तानी हुकूमत हमारी रिहाई के लिए कुछ कर भी सकेगी या नहीं। पाकिस्तानियों के बारे में तो वैसे ही भारतीय हुकूमत का रवैया बहुत ही मुतसिबाना होता है। वो तो मौका ढूंढते हैं कि किसी तरह हमें दुनिया में बदनाम कर सकें। इस कैद में जितनी तकलीफें उठाना पड़ रही थी, ज़हन में अंदेशे इससे भी कहीं आगे के पैदा हो रहे थे। ये ठंडक कैसी है? सोचों में घिरे से एहसास हुआ कि शीशे की दीवार जिससे इस अपना सर और पीठ टिका रखी है बतदरीज ठंडी होती जा रही है। ज़रा सी देर में ठंडक इतनी बढ़ गई कि इसके लिए शीशे से टेक लगाकर खड़े रहना मुमकिन नहीं रहा। सीधे खड़े होते हुए इसने सरमद की तरफ देखा। इसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे, यानी इसके चेहरे में भी कोई तब्दीली वकूअ पजीर हुई थी। ये खबीस हमारे साथ कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? चंद मिनटों में ही चैम्बर में ठंडक इतनी बढ़ गई कि इसने अपने जिस्म में कपकपी सी महसूस करना शुरू कर दी। इसके बरखिलाफ सरमद के जिस्म से पसीना फूट पड़ा था और अपने ही पसीने में नहाए वो बार बार अपने पैरों पर उठा रहा था, जैसे इसके लिए पैरों को नीचे टिकाए रखना मुश्किल हो रहा था। इस तशद्दुद के ज़रिए ये हमारे आसाब को तोड़ना चाहते हैं। ठंडक मज़ीद बढ़ गई थी और अब वो अकड़ू बैठा हुआ अपने हाथों को अपने जिस्म के गिर लपेट कर सर्दी के एहसास को कम करने की कोशिश करता हुआ इस खेल की बुनियाद को समझ रहा था। सरमद की हालत इससे भी ज़्यादा खस्ता थी और वो पसीने में नहाया मुसलसल उछल कूद कर रहा था। सर्द जहन्नुम, हड्डियों के गोदे तक में उतरती ठंडक को महसूस करते इसने इस अजाब के बारे में सोचा और अपने चेहरे को घुटनों में छुपाकर ठंडक से सुन्न हो जाने वाली नाक और रुखसारों को हरारत पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हरारत थी ही कहाँ। इसके दिल में बेइख्तियारी ख्वाहिश पैदा हुई कि कुछ देर के लिए सरमद वाले चैम्बर में जाने का मौका मिल जाए तो वो अपने बर्फ होते जिस्म को थोड़ी सी हरारत पहुँचा सके। सर को वो मुश्किल घुटनों पर से उठाते इसने सरमद की तरफ देखा। वो इसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था, लेकिन इसके खुले मुंह को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो तकलीफ से घबराकर चीखें मार रहा है। इस पर इसे इस बात का इदराक हुआ कि खुद इसके मुंह से भी अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही है। ठंडक नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। इसके जब्त का बंधन टूट गया। बिना सोचे समझे इसने पहले गाली विष्णा को दी और इसके बाद भारतीय पुलिस रॉ
आर्मी और सबको एक से बढ़कर एक चुनिंदा गाली देता चला गया। गुस्से की आग ने इस सरजनून के दर्जा हरारत पर कोई असर नहीं डाला और वो पहले से भी बढ़कर ठंडा होता चला गया। आखिरकार इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और सुन होते आसाब के साथ इसकी गर्दन ढलक गई। बेहोश होने से कबल इसकी नज़र सरमद पर पड़ी थी। इसकी आंखें खुली हुई थी और खुश्क जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी। वो बेहोश नहीं भी हुआ था तो बेहोश होने के करीब था। दोबारा आंख खुली तो वो लोग इस सिलेंडरनुमा चेम्बर के बजाय एक स्टीचर पर लेटे हुए थे और इनके जिस्म स्टीचर से मुंसलिक चमड़े के तस्मों से बंधे हुए थे। आलम शाह ने गर्दन मोड़कर सरमद का जायजा लिया। इसकी झील सुर्ख हो रही थी और कहीं कहीं से झुलसी हुई थी। वो शायद अभी पूरी तरह होश में नहीं आया था और नींद बेहोशी में ही आहिस्ता आहिस्ता खरा रहा था। इसके मुकाबले में इसने खुद को कदरे बेहतर महसूस किया। ठंडक के अजाब ने इसे इस हद तक मुतासिर किया था कि वो कहीं कहीं अपनी जिल पर जलन सी महसूस कर रहा था। ये वैसी ही जलन थी जो शदीद सर्दी के बायस जिल के फट जाने से महसूस होती है। सरमद, सरमद उठो। इसने अपनी जगह पड़े पड़े ही सरमद को पुकारा। पहली पुकार पर तो मुतवज्जो नहीं हुआ, लेकिन 2-3 पुकारने पर इसकी तरफ से रद्दमल जाहिर हुआ और इसने कराहना बंद करके आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सरमद, यहाँ इधर मेरी तरफ देखो। सरमद कहने को मुलाजिम था, लेकिन इसकी जानिसारी इतनी काबिल कदर थी कि उसकी हालत देखकर अपने दिल में एक तड़प सी महसूस कर रहा था। साईं, इसकी पुकार ने सरमद के खाली खाली आंखों में तहरीक पैदा की और वो इसे पहचान कर आहिस्ता से बोला, क्या हाल है सरमद? इसने दर्दमंदी से पूछा। थोड़ी सी तकलीफ है, पर आप मुझे छोड़ें और अपना हाल बताएं। आप तो ठीक है ना? वो इस हाल में भी खुद से ज़्यादा इसके लिए मुतफक्किर था। मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ, इसने तसल्ली दी। पता नहीं ये लोग हमसे क्या चाहते हैं। बिला वजह सनी के कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर थोपने से इन्हें आखिर क्या मिलेगा? और अगर इल्ज़ाम ही लगाया है तो हमें अदालत में पेश करें ताकि हम वहाँ अपनी सफाई पेश कर सकें। सरमद का बुझा हुआ लहजा गवाह था कि वो खासी तकलीफ में है। मैं इस मामले को सुनील के कत्ल से कहीं आगे देख रहा हूँ सरमद। तुम ज़हनी तौर पर बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहो। मेरा अंदाज़ा कि ये लोग हस्बे मामूल राय का पहाड़ खड़ा करने के मूड में हैं। तुम देख लेना, अभी हम पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगने वाले हैं। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है प्यारे। हम तुम्हें पाकिस्तानी जासूस और आतंकवादी डिक्लेयर कर चुके हैं और बहुत जल्द तुम पब्लिक के सामने अपनी ज़ुबान से इस सब को सच मानोगे। आने वाला बहुत खामोशी से अंदर आया था। वो दोनों इसकी गुफ्तगू में दखल देने पर इसके मुतवज्जो हुए। तो तुम समझते हो कि हम पर इस तरह तशद्दुद करके तुम हमसे हमारे वतन के मुफाद के खिलाफ बयान दिलवाने में कामयाब हो जाओगे? तोको के बरखिलाफ आने वाला विश्ना नहीं था, लेकिन इसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से जाहिर था कि विश्ना एक ही कबील का फ़र्द है और पाकिस्तान की नफरत इसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होना है। अगर तुमने ज़्यादा देश प्रेमी बनने की कोशिश की तो ज़्यादा तकलीफ उठाओगे। फैसला तुम्हारे हाथों में है। जल्द हमारी सिखाई बोली बोलने लगोगे तो कम तकलीफ उठाओगे। देर लगाई उस जिद पर अड़े रहे तो ऐसी ऐसी तकलीफ़ें उठाओगे जिनके बारे में कभी सुना नहीं होगा। वो बहुत धीमे लहजे में इन्हें धमका रहा था। लेकिन क्यों? तुम ज़बरदस्ती हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारा। वो इंस्पेक्टर विश्ना हम पर जिस शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है वो शख्स खुद विश्ना के हाथों कत्ल हुआ था। हम तो इसे जानते तक नहीं थे। तुम हमें कोर्ट में पेश करो। हम कोर्ट से अपील करेंगे कि विश्ना के खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए। वो शख्स पुलिस की वर्दी को अपनी दोस्तियां और ज़ाती ताल्लुकात निभाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वो गुस्से और जोश में बोलने पर आया तो बोलता चला गया, सॉरी मैं तुम्हारा ये फरमाइशी प्रोग्राम पूरा नहीं करवा सकता। वो क्या है कि ना कि विश्ना हमारा लाडला है और चुनकर हमें वो शिकार पेश करता है कि हमारा जी खुश हो जाता है। वैसे अगर हम तुम्हें इसके खिलाफ कहीं कंप्लेन करने का चांस भी दे दें तो तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। वो हमारा पिट्ठू है और हम अपने पिट्ठू को हर जगह प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अंदाजे गुफ्तगू और लहजे के तफाखुर ने आलम शाह को चुकाया, या इसे एहसास हुआ कि वो शख्स वो नहीं जो इसे अब तक समझता रहा है। क्या तुम खुद पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं हो? वो अपने अंदर उभरने वाले सवाल को रोक नहीं सका। पुलिस? हल्की आवाज़ में हंसा। तुम इस वक्त रॉ की कस्टडी में हो। इंकिशाफ हिला देने वाला था। इसने बेसाख्ता रुख मोड़कर इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रहने वाले सरमद की तरफ देखा। इस इंकिशाफ पर इसकी आंखों में भी तशवीश झलकने लगी थी। क्या विश्वास नहीं आया? अगर ऐसा है तो नो प्रॉब्लम, एक आध दिन में खुद ही मान लोगे। तब तक के लिए रॉ का गेस्ट होना इंजॉय करो। इनके तासुरात से लुत्फानंदोज़ होते वो हंसकर बोला और अचानक ही हाथ लहराकर बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही एक कबील जुस्सा शख्स अंदर दाखिल हुआ। इस शख्स ने इन दोनों पर एक जुड़ती हुई नज़र डाली और ख़ुद इनके सर की तरफ चला गया। वो वहाँ किसी काम में मसरूफ़ है। ये तो सुनाई देने वाली मामूली खटपट से अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन क्या कर रहा है ये उसको पता चला जब वो हाथों में भरी हुई 2 सिंजें लिए सामने आया। इसका पहला निशाना सरमद था। इसने नहायत इत्मीनान से सरमद के बाएं बाजू में सुई दाखिल करके
सिरिंज में मौजूद महलूल को इसके जिस्म में मुंतकिल किया और फिर यही अमल आलम शाह के साथ दोहराया। सिरिंज में क्या था, जहर, बेहोशी की दवा या कोई और ख़तरनाक केमिकल, वो नहीं जानते थे। अपने तमाम तर अंदेशों के बावजूद इन दोनों में से किसी ने भी इस शख्स को इस अमल से रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि ये कोशिश बेसूद होगी। वो जिस बेरहम शख्स के शिकंजे में जकड़े जा चुके थे, इससे भी कोई अच्छी तवक्को रखना अबस था। इंजेक्शन लगाने के बाद वो शख्स जिस खामोशी से आया था, इसी खामोशी से वापस चला गया और वो दोनों खाली खाली नज़रों से एक दूसरे को तकते हुए नतीजे का इंतज़ार करने लगे। खिलाफ तवक्को लगने वाले इंजेक्शन को कोई फौरी असर नहीं हुआ। 5-6 मिनट यूं ही गुजर गए तो उनके तने हुए असाब ढीले पड़ने लगे। 8वें मिनट पर वो सोचने लगे कि शायद ये कोई नफसियाती हरबा था जो इन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस सोच ने 9वें मिनट पर पैरों के तलवों में पैदा होने वाली मामूली जलन को फौरी तौर पर महसूस नहीं होने दिया। जलन बतदरीज बढ़ते हुए टखनों तक पहुंची तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ सवाली नज़रों से देखा। चेहरों के तासुरात ने बता दिया कि दोनों तरफ की एक जैसी सूरत हाल है। फिर वो जलन तेज़ी से बढ़ी और गोया जिस्म के हर खले तक पहुँच गई। शदीद कोशिश के बावजूद इन दोनों पर जल्द वो लम्हा आ गया जहाँ इनके लिए अपनी चीखों पर काबू पाना मुश्किल था। अपने अपने स्ट्रेचर पर पड़े वो दोनों ही किसी ज़िबा किए हुए जानवर की तरह फुड़क रहे और तड़प रहे थे। अगर इनके जिस्म स्ट्रेचर के साथ मजबूती से बंधे हुए नहीं होते तो यकीनन वो वहाँ से गिर जाते और कमरे के फर्श पर लोटपोट हो रहे होते। इस अजियत को सहते इनके पास किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि वाकई वो रा की हिरासत में है। कुछ मालूम हुआ इन गिरफ्तार पाकिस्तानियों के बारे में। वो आज फिर खाने की मेज़ पर तन्हा था और बेदिली से लुक में निकलते अपनी खिदमत पर कमर बस्ता काले खान से सवाल किया था। आपकी ख्वाहिश पर मैंने इस सिलसिले में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और काफ़ी बातें मालूम भी हुई हैं। आप खाने से फारिग हो जाएं तो फिर बताता हूँ। नहीं, अभी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। काले खां के नर्म लहजे के मुकाबले में इसका लहजा तल्ख था। मुसलसल जहनी परेशानियों से इस बात भुला दी थी कि एक साधु की ख्वाहिश पर इसे पनाह देने और हर सहूलत फराहम करने वालों पर इसका ऐसा वैसा कोई हक नहीं कि उनमें से किसी से इस लहजे में बात कर सके। आलम शाह और सरमद नामी गिरफ्तार शुदा दोनों अफराद कुछ अर्सा कबल ही दिल्ली पहुंचे थे। इन्हें यहाँ किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करना थी, मगर आते हैं के साथ ही इनके साथ हादसा का सिलसिला शुरू हो गया और एयरपोर्ट से घर जाते हुए डाकू ने इनसे इनका कीमती सामान छीन लिया। इस सामान के साथ इनके पासपोर्ट और दूसरे कागजात भी चले गए थे। यूँ परेशानी बढ़ गई। काले खान ने माथे पर शिकन लाए बगैर इसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए बताना शुरू किया। उन्होंने डाके की FIR तो कटवाई होगी। काले खान की बात सुनकर गौर से सुनते इसने संजीदगी से सवाल किया। इन्हें फौरी तौर पर इसका मौका नहीं मिला और पाकिस्तानी मुसाफिरों की इंक्वायरी के लिए पुलिस पहले पहुंच गई। पुलिस वालों ने भी किसी बात पर कान धरे बगैर कागजात की गैर मौजूदगी को वजह बनाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके मेज़बान खैर खबर लेने थाने पहुंचे तो वह इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। मेज़बान अपने तौर पर भाग दौड़ करते रहे और फिर कई घंटों की ख्वारी के बाद वो दोनों ने घर से कुछ फासले पर जख्मी हालत में मिल गए। ये तो बहुत अजीब सी सूरत हाल है। क्या वापस आने पर उन्होंने बताया था कि इन्हें किसने गिरफ्तार किया था और इनका क्या मकसद था? मास पहले ही बेदरी से खाना खा रहा था। अब इसकी तवज्जो खाने की मेज़ से बिल्कुल ही हट गई थी और इसने काले खान के तो देखते हुए हैरत से पूछा। नहीं, वो कोई ख़ास बात नहीं बता सके, लेकिन फिर इतना ज़रूर हुआ कि मेज़बानों ने असर सूख से काम लेकर इनके कागजात वगैरह की चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी और वो आराम से रहने लगे। घर में शादी की तकरीबात शुरू हो गई, लेकिन फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि शादी ना हो सकी। ऐसा क्या हुआ? काले खान की दी गई सनसनीखेज इत्तला ने से बेचैन कर दिया। क्या हुआ ये तो पता नहीं चल सका। मेरा मतलब है जो हुआ इसका असल कारण नहीं पता चला। बस ऊपर ऊपर की जो जानकारी है इसके मुताबिक मेहंदी की तकरीब से आलम शाह और सरमद किसी को कुछ भी बताए बगैर गायब हो गए और आलम शाह ने अपने कज़न शकील को कॉल करके मेहंदी की तकरीब से घर वापस बुलवा लिया। शकील घर पहुंचने में पता चला कि आलम जख्मी है। उन्होंने अपने डॉक्टर भावे से इसकी मरहम पट्टी करवाई। अब यह सब हुआ था कि इतना मिली कि पुलिस एक नौजवान सुनील के कत्ल के इल्ज़ाम में आलम शाह को गिरफ्तार करने आ रही है। यहाँ से आगे घर वालों का बयान है कि आलम और सरमद इसी तलाक के बाद फरार हो गए और इसके बाद से इनकी कोई खैर खबर नहीं। कुछ समझ नहीं आई कि वो दोनों किस चक्कर में घिर गए और नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि आलम के हाथों एक कत्ल हो गया। बाय द वे, ये सुनील कौन था और इसकी आलम और सरमद से क्या दुश्मनी थी? इसे वाकई ये सारा चक्कर समझ नहीं आ रहा था। मीडिया जो खबरें दे रहा था इसके मुताबिक तो इंस्पेक्टर विश्ना का दोस्त सुनील दोनों की कुछ मशकूक हरकत की वजह से इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ था और मरने से पहले इसने विश्ना को इत्तला भी दे दी थी, लेकिन विश्ना को सुनील के बताए हुए मुकाम पर पहुंचने में कुछ देर हो गई। उस वक्त तक वो दोनों सुनील को कत्ल कर चुके थे और जय वारदात से फरार हो रहे थे। विश्ना ने इनका ताकुब किया और इनके जाए क्याम पर पहुंचकर तनहा कार्रवाई करने के बजाय पुलिस फोर्स तलब कर ली। विश्ना अगले दरवाजे के सामने खड़ा निगरानी कर रहा था, इसलिए इसे मालूम न हो सका कि
पुलिस फोर्स के आने से पहले ही वो लोग अकबी दरवाजे से गायब हो गए थे। मुलजमान के फरार के बाद पुलिस और खुफिया इदारों की जद्दोजहद की कहानी थी, जिसका इख्तिताम इस बात पर हुआ था कि आलम और सरमद को पाकिस्तान फरार होने की कोशिश करते हुए एक मालबरदार ट्रक से गिरफ्तार कर लिया गया और अब इनसे तफ्तीश की जा रही है। सुनील के बारे में इतना दुरुस्त है कि वो इंस्पेक्टर विष्णा का दोस्त था। इसके अलावा जो कुछ कहा जा रहा है इसकी तस्दीक या तरदीद करने वाला कोई नहीं है। काले खान ने इसके सवाल का जवाब दिया। थैंक यू काले खान, तुमने इतने कम अरसे में जितनी मालूमात हासिल कर ली हैं वो भी कमाल करती हैं। तुम तो वाकई काम के आदमी हो। इसने काले खान को दाद दी। शुक्रिया जनाब, लेकिन इसमें मेरे किसी कमाल से ज़्यादा हाथ किस्मत का है। मैंने जिस जर्नलिस्ट को मालूमात इकट्ठा करने के लिए हायर किया था, इसकी बहन मेज़बान फैमिली की एक बहू डॉक्टर फिरदौस की बेस्ट फ्रेंड और कोलीग निकली। इसी के ज़रिए सब इतनी आसानी से मालूम हो सका है। मुताना से इसे जवाब देते हुए काले खान ने गोया क्रेडिट लेने से इनकार कर दिया। ओह, मास सिर्फ होठों को गोल करके रह गया। डॉक्टर फिरदौस के बारे में पता चला कि वो इन गिरफ्तारियों पर बहुत अपसेट है। इसकी राय के मुताबिक आलम शाह, उसका मुलाजिम सरमद दोनों ही बहुत नाइस इंसान है और वो उम्मीद नहीं करती कि इन पर लगाए गए इल्ज़ाम सच होंगे। काले खान ने इसके मालूमात में इजाफा किया। इसका मतलब है कि मेज़बान इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इन दोनों को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ना कोई कोशिश तो करेंगे। नेपकिन निकालकर एक तरफ रखते हुए इसने उम्मीद जाहिर की। शायद वैसे फिलहाल तो वो लोग खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ वाक़यात को देखते हुए कहा जा सकता है कि इनकी हमदर्दी अपने मेहमान के साथ है। सबसे बड़ी फेवर जो उन्होंने दी वो ये थी कि आलम शाह की बहन का निकाह इस लड़के के साथ कर दिया गया जिसकी शादी हो रही थी। वो लड़की अपने भाई के साथ गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे नहीं पहुंची तो सिर्फ इसलिए कि मेज़बानों ने इस मामले में पूरी जान लड़ा दी है और बहुत मजबूती से मौक़िफ़ पर कायम है कि भाई के जुर्म की सज़ा बहन को नहीं दी जा सकती। काले खान और भी कुछ बता रहा था, लेकिन इसकी सुई बहन के जिक्र पर ही अटक गई। बहन कहाँ से आ गई? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आलम के साथ इसकी बहन भी भारत आई हुई है। जहन से निकल गया, तभी ख्याल आया। काले खां का लहजा मुअज़्ज़ज़ खाना हो गया। आलम की छोटी बहन होगी। इसने बताया तो था कि इसकी 2 बहनें हैं। बड़ी सजल तो अपने मामूजाद मुअज़्ज़म से ब्याही हुई है, ये छोटी होगी। अब काले खान को सुनने के बजाय अपने तौर पर सोच रहा था और सजल का अनाबी चादर में लिपटा वजूद छन से आंखों में उतर आया था। डॉक्टर फिरदौस के शोहर जलील बहुत दिन पहले मीडिया के सामने आलम और सरमद से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और अब बाकी घर वालों का भी रवैया कुछ ऐसा ही। लेकिन देखा जाए तो अपने कंवारे बेटे की शादी रोककर इसे बेवा और एक बच्चे की मां से ब्याह कर उन्होंने रिश्तेदारी का हक अदा कर दिया है। इन हालात में वो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो अपने तखय्युल में भी सजल को जी भर कर देख नहीं सका था कि काले खान के अल्फाज ने भग से दिमाग उड़ा दिया। क्या कहा? बेवा और एक बच्चे की माँ? वो कुर्सी छोड़कर खड़ा ही हो गया। इसे मालूम था कि आलम की छोटी बहन कंवारी थी। इन चंद माह में इसकी शादी हो जाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन बच्चे की माँ और बेवा होने की बातें इससे मैच नहीं कर रही थी। इसे सजल का सरापा याद आया। वो जब इससे मिला था तो उसकी हालत से जाहिर था कि वो बहुत जल्द माँ बनने वाली है, लेकिन बेवा। इसके दिल ने शिद्दत से इसकी तकलीफ महसूस की। जी हाँ बेवा, मैं तो इस जवान को दाद देता हूँ कि इसने रिश्तेदारी निभाने के लिए इस हद तक कुर्बानी दी। इसकी कैफियत से बेखबर काले खान अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करूँगा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो काले खान को नहीं बता सकता था कि जिससे अपनाने पर वो किसी को दाद दे रहा था वो इतनी अनमोल थी कि अगर इसके पास दोनों जहानों की दौलत होती तो वो इसे भी इस पर बिला तरद्दुद लुटा देता। इस इत्तला पर खुद को संभालने और कुछ सोचने का लायक बनाने के लिए इसे मोहलत की ज़रूरत थी। चुनांचे काले खान से गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल अचानक मौकूफ़ करके डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।